डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन क्रियान्वयन बिल संसद में पास नहीं होने से किस तरह का पार्लियामेंट्री डेडलॉक होने वाला है। क्या वुमेन को पार्लियामेंट में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा? कुछ लोगों का कहना है कि वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 में पास हो गया था, तो डिलिमिटेशन से संबंधित विधेयक संसद में पास नहीं होने के कारण अब मौजूदा 543 सीटों में से ही 33% का रिजर्वेशन वुमेन को दिया जाएगा। इस फैक्ट में कितनी सच्चाई है? डिलिमिटेशन के बाद बढ़ने वाले नए सांसदों से देश को क्या प्रॉफिट होगा? इन सारे क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले संसद में जो बिल पास नहीं हो पाया उसकी बात करते हैं। इसे लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं था, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, 2023 में पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास हो चुका है और इसका क्रेडिट मोदी जी ले भी चुके हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं होने का कंफ्यूजन क्यों फैल रहा है? तो इसका कारण है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में पास तो हो गया था, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। इसे इम्प्लीमेंट होने की अनिवार्य शर्त सेंसेक्स और डिलिमिटेशन थी। पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन रिजर्वेशन तभी इम्प्लीमेंट होगा जब सेंसेक्स और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जनगणना या सेंसेक्स के बेसिस पर पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट निर्धारित होती है। इसके बारे में आगे डिटेल में समझेंगे। अभी अप्रैल 2026 जो बिल संसद में पास नहीं हो पाया वो था 131 अमेंडमेंट एक्ट 2026। इस बिल के द्वारा डिलिमिटेशन होना था। वुमेन रिजर्वेशन बिल को 2023 में संसद से पास हो गया था, का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता। इस बिल के द्वारा डिलिमिटेशन होना था। साथ ही इससे वुमेन रिजर्वेशन बिल जो 2023 में संसद से पास हो गया था, का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता। डिलिमिटेशन एक्ट 2026 द्वारा लोकसभा की टोटल सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रपोजल था। इस बिल के पास नहीं होने से पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ये तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा जब न्यू सेंसेक्स और उसके बाद होने वाला रेगुलर डिलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा कर लिया जाए। यहाँ बड़ा सवाल है कि 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2026 जिसे गवर्नमेंट पास नहीं करा पाई में क्या था? तो इसमें मुख्य रूप से 2023 के वुमेन रिजर्वेशन एक्ट की ऑब्स्टिकल्स को दूर करने और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए 3 बड़े प्रपोजल किए गए थे। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वुमेन रिजर्वेशन के लिए 2026 के बाद होने वाली नई सेंसेक्स का वेट न करना पड़े। इस एक्ट का फर्स्ट प्रोविजन सेंसेक्स की शर्तों में बदलाव था। ये बदलाव वुमेन रिजर्वेशन बिल को तेजी से इम्प्लीमेंट करने के लिए था। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 में ये प्रोविजन था कि वुमेन रिजर्वेशन न्यू सेंसेक्स और उसके बाद होने वाले डिलिमिटेशन के बाद ही एप्लीकेबल होगा। 131 अमेंडमेंट एक्ट में गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल दिया था कि वुमेन रिजर्वेशन को 2029 के पार्लियामेंट इलेक्शन से ही लागू करने के लिए 2011 के सेंसेक्स के डाटा का यूज किया जाए। इसमें न्यू सेंसेक्स जो 2026 में होने वाली है कि देरी का इफेक्ट वुमेन रिजर्वेशन पर नहीं पड़ता। इस एक्ट का सेकंड प्रोविजन लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाने का था। ये इस बिल का सबसे बड़ा और डिस्प्यूटेड प्रोविजन था। इस बिल में लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रपोजल था। 1971 के बाद से लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के सीटों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि देश की पॉपुलेशन कई गुना बढ़ गई है। इसको लेकर गवर्नमेंट का तर्क था कि अधिक सीट होने से जनता का रिप्रेजेंटेशन बेहतर होगा और वुमेन को 33% रिजर्वेशन देना भी आसान हो जाएगा। इस एक्ट का थर्ड प्रोविजन डिलिमिटेशन की नई समय सीमा का था। इस बिल में ये प्रपोजल था कि इस अमेंडमेंट के पास होते ही इलेक्शन कमीशन तुरंत ही डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू करेगा। इस प्रोसेस में इन सीटों की पहचान की जाती जिन्हें वुमेन के लिए रिजर्व करना है, ताकि 2029 के इलेक्शन की तैयारी समय पर पूरी हो जाए। फाइनली ये बिल संसद में पास नहीं हो पाया और इस बिल के रिजेक्ट होने के 2 बड़े कारण थे। पहला, साउथ इंडिया के स्टेट का विरोध। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे स्टेट को डर था कि अगर पॉपुलेशन के बेसिस पर सीट बढ़ाई गई तो यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे नॉर्थ इंडिया के स्टेट की सीट बढ़ जाएगी और साउथ इंडिया का पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा, और इसलिए इन राज्यों ने इस बिल के अगेंस्ट वोटिंग की। दूसरा कारण था
2/3 मेजॉरिटी से इस बिल को पास कराना। ये बिल संविधान में बदलाव के लिए था, इसलिए इसे पास कराने के लिए सदन के मौजूदा सदस्यों के 2/3 या फिर 66% वोटों की जरूरत थी। अपोजिशन पार्टी सीटों के बंटवारे पर सहमत नहीं हो पाई और बिल पास नहीं हो पाया। अगर ये बिल पास हो जाता तो लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़कर 816 हो जाती और 2029 में 270 से भी अधिक वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड हो जाती। अब ये दोनों प्रक्रिया फिर से न्यू सेंसेक्स पर डिपेंड हो गई हैं। 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2026 के गिरने के बाद 2029 में लोकसभा इलेक्शन पर वेरी डीप और फॉर रीचिंग इफेक्ट पड़ने वाला है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वुमेन कैंडिडेट सीटों की संख्या और राजनीतिक समीकरणों पर पड़ेगा। इस बिल के पास नहीं होने का सबसे बड़ा इफेक्ट वुमेन रिजर्वेशन में देर होने का होगा। इस बिल के पास नहीं होने से 2029 के इलेक्शन में वुमेन रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। लोकसभा में सीटों की संख्या 543 ही रहेगी और इन सीटों पर वुमेन रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया का डिस्प्यूट और गहरा गया है। इस बिल पर साउथ इंडिया के राज्यों ने नई बहस छेड़ दी है और वो है जनसंख्या नियंत्रण के बावजूद लोकसभा की सीटों का कम होने की सजा। 2029 में चुनाव के मुख्य मुद्दे बदल जाएंगे। इस बिल के गिर जाने के बाद से ही रूलिंग पार्टी और बीजेपी के बड़े नेता ऑपोजिशन और कांग्रेस पार्टी को इसका गुनाहगार बता रहे हैं। रूलिंग पार्टी के लिए इस बिल का पास होना या फिर गिर जाना दोनों ही फायदे का सौदा था। इस पूरे एक्ट और वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। काम भारतीय के लाइफ में इस बिल के पास होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो संसद का मुख्य काम देश के लिए ऐसे कानून का निर्माण करना होता है जिससे देश संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाया जा सके। इस समय लोकसभा में 543 सांसद हैं जो इस देश के लिए कानून का निर्माण करते हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोकसभा में सांसदों की संख्या 816 हो जाएगी। इस तरह 273 नए सांसद नियुक्त किए जाएंगे जो महिलाएं होंगी। इस समय प्रत्येक सांसद पर देश को 70 लाख रुपए सालाना खर्च करने पड़ते हैं। 273 नए सांसद और प्रत्येक पर 70 लाख रुपए का खर्च जो हो जाता है 190 करोड़। यानी नए सांसदों के आने के बाद देश के ऊपर 2 अरब रुपए लगभग 2 अरब रुपए का फाइनेंशियल भार पड़ने वाला है। इतने रुपए खर्च करने से क्या देश के लिए बनने वाले कानूनों की क्वालिटी में सुधार होगा? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। 543 सांसद मिलकर जैसा कानून आज बना रहे हैं वैसा ही 816 सांसद द्वारा बनाया गया कानून कुछ अलग नहीं होगा। सांसदों की संख्या वृद्धि से लॉ मेकिंग की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली। प्रैक्टिकली नए सांसद इस देश की इकोनॉमी और टैक्स पेयर पर बोझ ही बढ़ाएंगे। हाँ, टेक्निकली संविधान के प्रावधानों के अनुरूप पॉपुलेशन के बेसिस पर प्रतिनिधित्व अवश्य बढ़ेगा, लेकिन इस पूरी कवायद का आम आदमी के जीवन पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, एक आदमी की जेब पर टैक्स के रूप में दबाव और बढ़ेगा। सांसदों की बढ़ने वाली संख्या से नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ही बढ़ेगा। हर साल इन सांसदों पर खर्च होने वाली रकम अब 2 अरब से और बढ़ जाएगी। इतनी बड़ी राशि से कई तरह के पब्लिक वेलफेयर की स्कीम चलाई जा सकती है और हमारे गरीब देश में इसकी आवश्यकता भी है। इस बिल का संसद में गिर जाना आम आदमी के पक्ष में ही था। अंत में आप भी अपने थॉट शेयर करिए और बताइए कि नए सांसदों की जरूरत इस देश को कितनी है। क्या इन नए सांसदों के आने से हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।